नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस सीयूईटी क्लासेस में। और आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में पॉलिटी का सेगमेंट। तो आइए देखते हैं इस सेगमेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ें जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से रिवाइज कर लेनी चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत का संविधान लिखा गया। और हम जानते हैं कि भारत का संविधान को लिखने में कई सारे देशों के संविधान से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया गया और उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यानी कि संविधान सभा, इसके बारे में सबसे पहली बार जब चर्चा हुई या किन के द्वारा चर्चा की गई, तो सबसे पहली बार 1934 के आसपास एम.एन. रॉय जी ने, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के जनक माने जाते हैं भारत में, इन्होंने सबसे पहले एक संविधान सभा के बारे में जिक्र किया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसके द्वारा एक संविधान का निर्माण होना चाहिए और उसके द्वारा शासन प्रणाली चलनी चाहिए। तो हमें यहाँ ये एसोसिएट करना है कि पहली बार अगर भारत में संविधान सभा के बारे में बात हुई है तो एम.एन. रॉय जी के द्वारा हुई है और ये करीब करीब 1934 के आसपास की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में लगातार कई सारे अंग्रेजों के द्वारा कोशिशें की गई, पहल की गई और जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन आता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 मार्च में भारत आता है और इसमें 3 लोग महत्वपूर्ण हैं, यानी कि इसमें 3 कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों सदस्यों का नाम जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में इसको PAS लिखा है। आप इसको याद रख सकते हैं SAP करके भी, कि SAP हमें याद रखना है, इसको कैबिनेट मिशन से जोड़िए। और S यहाँ है स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो S से हो गए स्टैफोर्ड क्रिप्स, A से हो गए A.V. अलेक्जेंडर और P से नाम है P से है पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 नाम काफी महत्वपूर्ण हैं और आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो SAP आप याद रखिए, कैबिनेट मिशन 1946 और SAP का मतलब है स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और ये मार्च 1946 में आए और ये एक संविधान सभा के लिए एक प्रपोजल लाए, किस तरीके से उसका गठन होना चाहिए। इसको करीब करीब कुछ रिजर्वेशंस के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि 2 प्रमुख दल थे, उन्होंने इसको मान लिया और इसी के अनुसार फिर संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 में। और जो शुरुआत में मेंबर्स होते हैं संविधान सभा में, तो वो होते हैं, उनकी संख्या है 389। इसके बाद पहली मीटिंग जो होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है और फिर ये 2 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे ही संविधान सभा का गठन हो जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उसके अस्थायी प्रेसिडेंट बनते हैं संविधान सभा के, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद कुछ समय के लिए। फिर संविधान सभा अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स का चुनाव करती है आपस में ही, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और वो ही कंटिन्यू करते हैं संविधान सभा के प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जिनका नाम है H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। तो V.T. कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी, ये 2 नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। B.N. राव जी को बनाया जाता है संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर। तो दोनों में से कोई भी अगर टर्म आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर संविधान सभा के, तो B.N. राव हमारा उत्तर होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं और इन्हें बनाया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है संविधान सभा की, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अल्टीमेटली संविधान कैसा बनेगा उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर है और उस महत्वपूर्ण सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
फिर जो संविधान सभा जो समय लेती है वो है करीब करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जिसमें संविधान भारत का तैयार होता है। करीब 50 से ज़्यादा देशों के संविधानों को स्टडी किया जाता है, उनसे अच्छी अच्छी सारे प्रोविजंस को लिया जाता है, उनको भारत के अनुरूप भी कस्टमाइज किया जाता है। और ये हमारे संविधान की विशेषता है कि इसमें सारे अच्छे जो चीज़ें थी उस समय दुनिया के अलग अलग संविधानों में, उसको शामिल किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और चीज़ हमें जाननी है कि 2 तरीके की डेट्स आती है हमारे पास। 2 डेट्स हैं। एक है एडॉप्टेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा, और दूसरा है कि ये फोर्स में कब आया, यानी कि कब से ये लागू हो गया। तो एडॉप्शन वाली जो डेट है कि किस डेट पे संविधान सभा ने इसको पास कर लिया या एडॉप्ट कर लिया, पारित किया, तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो यही डेट हमारे जो संविधान सभा या संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी यही डेट मेंशन की गई है। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये प्रियम्बल में भी यही डेट है, 26 नवंबर 1949। और इस डेट पे हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था और कुछ इसके प्रोविजंस को इसी डेट से लागू कर दिया गया, जैसे कि इलेक्शंस थे, क्योंकि सरकार का गठन भी होना था। तो इस तरीके से कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस इलेक्शंस को जैसे उसमें से प्रमुख है, और भी ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लागू उसी समय कर दिया गया। लेकिन बाकी सारे जो प्रोविजंस हैं वो 26 जनवरी 1950, जिस डेट से हमारा संविधान लागू होता है पूरी तरीके से, उस डेट से बाकी सारा संविधान फोर्स में आ गया। तो ये 2 डेट हमें याद रखनी है कि अगर बात आती है कि किस डेट पर संविधान सभा ने संविधान को पारित किया, तो 26 नवंबर 1949। और किस डेट पे संविधान हमारा लागू हो जाता है, तो 26 जनवरी 1950। और ये डेट भी इसलिए महत्वपूर्ण है, हमने मॉडर्न इंडिया में भी इसको देखा था कि जो लाहौर रिजोल्यूशन है, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की, तब ये पारित किया गया था। और इस पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन में कहा गया था कि 26 जनवरी को 1930 को पूरे भारत में इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को, और तब से ये लगातार मनाया गया। तो ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसी वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया, और इसी दिन को अब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, जिस दिन से भारत एक गणतंत्र बना, रिपब्लिक डे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। फिर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा ओरिजिनल संविधान है, इसमें 395 आर्टिकल्स थे। इनको 22 पार्ट्स में भाग रखा गया था, और इसमें 8 अनुच्छेद भी थे, 8 शेड्यूल्स। ठीक है, तो 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। अब जो वर्तमान में संख्या है, तो 450 के करीब आर्टिकल्स हैं। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ओरिजिनल वाली हमें याद होनी चाहिए। फिर अब ये पार्ट्स हमें जरूर पता होना चाहिए कि अब वर्तमान में ये पार्ट्स बढ़कर 25 हो गए, और ये शेड्यूल्स बढ़ के 12 हो गए। तो 25 भाग और 12 अनुच्छेद। तो ये हमें काफ़ी ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, तो 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट हैं, और करीब 450 के करीब आर्टिकल्स आ गए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान है, वो अपनी अथॉरिटी यानी कि कहाँ से वो अपनी जो पावर है वो डिराइव करता है, तो उस पावर का जो सोर्स है वो है भारत के लोग। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन और रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्व्स। तो हम भारत के लोगों ने ही ये संविधान लिखा है अपने लिए। तो जो सारा पावर है वो भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को मिल रहा है, और संविधान फिर उस पावर को अलग अलग जो सरकार के अंग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी है,
जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हेड कर रहे थे। इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स है, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ है, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर फंडामेंटल राइट्स पे सब कमेटी, तो यहाँ देखिए कि फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे थी वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में, लेकिन जो सब कमेटी बनी फंडामेंटल राइट्स की उसको हेड कर रहे थे कृपलानी जी। फिर माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी को एच.सी. मुखर्जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे संविधान सभा के। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी और स्टेट्स कमेटी, इसको हेड कर रहे थे नेहरू जी। फिर स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इनको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो इस तरीके से कमिटीज़ को भी अगर हम एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये ठीक रहेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको बिल्कुल याद रखना है, उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद हम देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो कोई भी हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में ये जानकारी दी जाती है कि उस किताब में क्या है और आपको उस किताब में क्या क्या मिलेगा। तो इस तरीके से वो एक इंट्रोडक्शन का काम करती है। तो प्रस्तावना वही है, इंट्रोडक्शन। तो इसी तरीके से जो हमारा प्रियम्बल है, जिसको हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रियम्बल आया और वहाँ से ही हमने इस प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को लिया है। तो ये भी हमको याद रखना है कि ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें जो डेट मेंशन की गई है वो है 26/11/1949, यानी कि ये इस डेट को बता रहा है जिस डेट पे हमारा संविधान सभा ने पारित कर दिया था। और इसको आइडेंटिटी कार्ड भी कहा गया है, पहचान पत्र बताया गया है। एक महान ज्यूरिस्ट हुए हैं पालखीवाला जी, उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड बताया है कि ये मतलब पहचान पत्र है संविधान का। और इसको जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, इसको बेसिकली लिया गया है जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि नेहरू जी ने मूव किया था संविधान सभा में। तो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे और इसी पे आधारित है हमारा प्रियम्बल। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ है जिसको कहते हैं केशवानंद भारती केस, और इस केस से ही जो मूल ढांचा का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये इसी केस से आया है और ये 1973 का केस है, मूल ढांचे का सिद्धांत। और इस केस में एक और खास बात प्रियम्बल से जुड़ी हुई भी बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में ये कहा है कि प्रियम्बल भी संविधान का भाग है, यानी कि वो भी एक पार्ट है। इससे पहले ये विवाद था कि क्या संविधान का भाग है कि नहीं प्रस्तावना, इसको लेकर विवाद था। और सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले का एक निर्णय था जिसमें कि कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अब जो राय बनी है 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद, वो ये है कि प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो भाग है बिल्कुल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो बिल्कुल है। और कौन से केस में ऐसी बात कही गई, तो केशवानंद भारती केस, ये हमें याद रखना है। और केशवानंद भारती केस से एक और चीज आप याद रखेंगे, वो ये है कि इसमें ही मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास, यानी कि संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी प्रोविजन में कोई भी बदलाव कर सके। लेकिन ये अधिकार तब तक है, उस सीमा तक है, जब तक कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो, संविधान का मूल ढांचा उससे प्रभावित ना हो, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो जब तक पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी काम करती है जिससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होता है, तो वो मान्य होगा। तो ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। प्रियम्बल को एक बार अमेंड भी किया गया है, यानी कि इसमें संशोधन भी किया गया है। और वो संशोधन किया गया था जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो 3 वर्ड्स को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर
और इंटीग्रिटी। तो इससे पहले जो भारत का संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया विल बी ए, तो अब जो हो गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं प्रियम्बल में, ठीक है, प्रस्तावना में। तो शुरुआत में ये शब्द नहीं था, सोशलिस्ट भी नहीं था, सेकुलर भी नहीं था, और आगे जाके प्रियम्बल में इंटीग्रिटी भी आता है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो यूनिटी था लेकिन इंटीग्रिटी को बाद में ऐड किया गया, तो ये तीन शब्दों को ऐड किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और तो पहले सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि एसडीआर था, अब ये क्या हो गया, अब हो गया है एसएसएसडीआर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो अब हो गया है कि भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और ये कब से हुआ, कौन से संविधान संशोधन से, तो 42nd जो 42वां संविधान का संशोधन था, उससे ये हो गया है। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रियम्बल का आइडिया है ये इंस्पायर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वहां ये पहली बार यूज हुआ था। अब आइए देखते हैं कि संविधान में जो कई सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, तो वो किन देशों से लिए गए हैं, किन देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा इतने सालों तक, 200 सालों तक, तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया था कि ब्रिटेन में सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से हमने अपने संविधान में लिया, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा फेमिलियर थे। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसदीय शासन की प्रणाली है, वो हमने ली है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बिल कैसे पास होते हैं, यानी कि कोई भी अधिनियम कैसे बनता है, तो पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, और किस तरीके से फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको स्वीकृत करते हैं, तो वो एक कानून का रूप ले लेता है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया, यानी कि हमारे पास एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता जैसे कि जिसे डुअल सिटीजनशिप भी कहते हैं, यूएस में है, कि आप एक यूएस के एक राज्य के भी नागरिक हैं और फिर आपके पास यूएस की भी नागरिकता है। तो वैसी चीज़ भारत में नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है, बस यही हो सकता है। तो आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट प्रणाली, ये भी हमने वहाँ से लिया है। रिट्स, यानी कि जो 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिट्स भी बता देता हूँ, कि क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 5 रिट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, फिर तीसरा है आपका को वारंटो, और चौथा है प्रोहिबिशन, और पांचवा है सर्शियरी। ये क्या क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही संक्षेप में। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, लिटरल मतलब जो है कि हैव द बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी को प्रेजेंट करो, सामने लेके आइए। तो ये यूज होता है कि अगर किसी को इलीगली कहीं पकड़ के रखा गया है, तो इस रिट के द्वारा उसको न्यायालय बोल सकता है कि भाई इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए, और अगर उसको इलीगली रखा गया है तो फिर उसको रिहा करने का न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। तो ये है हबियस कॉर्पस। मैंडेमस का मतलब है, तो ये है टू हैव द बॉडी, ठीक है। मैंडेमस का मतलब है बी कमांड। तो इस रिट के द्वारा न्यायालय ये कह सकता है किसी भी सरकारी अधिकारी को या सरकारी एजेंसी को कि आप अपना कार्य ढंग से करिए। तो अगर कोई सरकारी एजेंसी या सरकारी अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रही है जैसा उसको करना चाहिए कानून के अनुसार, तो उसके लिए भी ये रिट इशू की जा सकती है। मैंडेमस की रिट इसलिए यूज होती है। को वारंटो का रिट है कि आप किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, सरकारी पोजीशन को,
तो अंडर व्हाट अथॉरिटी, यानी कि उस पोजीशन को होल्ड करने की आपके अंदर वो जो जो शर्तें हैं, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। तो उस पद के लिए जो निहित अनिवार्यताएं हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ को देखा जाता है को वारंटो रेट से। तो इस तरीके का को वारंटो रेट भी इशू किया जा सकता है। अगर ऐसा डाउट है किसी के मन में कि भाई फलाना व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है और लेकिन उसके लिए जो मापदंड हैं या जो अनिवार्यताएं हैं उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये को वारंटो की रेट इशू की जा सकती है। प्रोहिबिशन का मतलब है ये एक ऊपरी अदालत से निचली अदालत को इशू किया जाता है, और इसका मतलब ये है कि भाई ये आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो ये आपके ज्यूरिसडिक्शन का ओवररीच हो रहा है, तो आप इसको मत करिए। यानी कि कोई केस की सुनवाई निचली अदालत में हो रही है जहाँ की ऊपरी अदालत को लगता है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, तो ऐसे केस में प्रोहिबिशन की रेट जारी की जा सकती है कि भाई आप इसकी सुनवाई मत करिए, ऊपरी अदालत इसकी सुनवाई करेगा। और सर्शियोररी का है, इसका मतलब है सर्टिफाई करना। तो सर्टिफाई करने का मतलब यह है कि अगर कोई निचली अदालत ऐसा कोई गलत फैसला भी दे देती है कि जहां उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कि उसके कार्यक्षेत्र से बाहर की चीज़ पर वो फैसला दे देती है, तो ऐसे में जो ऊपरी अदालत है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है और उस फैसले को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये है सर्शियोररी। तो हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्शियोररी, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बाकी सबके भी आप थोड़ा हिंदी अनुवाद भी देख लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में ही ये ज़्यादा चलते हैं, और एग्जाम में भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसका इंग्लिश ज़रूर देख लीजिएगा कि इंग्लिश में इसको क्या लिखा गया है। तो ये हैं जो रिट्स जो कि हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो कुछ अधिकार दिए गए हैं, स्पेशल अधिकार दिए गए हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को भी, लोकसभा को, राज्यसभा को, और कि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिए है। बाई कैमरलिज्म, यानी कि हमारे जो संविधान में दो चैम्बर्स, हमारे संसद में दो चैम्बर्स हैं। बाई कैमरलिज्म का मतलब टू चैम्बर्स, ठीक है। कैमरा का मतलब चैम्बर होता है, तो बाई कैमरलिज्म यानी कि दो चैम्बर्स। तो हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, दो चैम्बर्स हैं। तो ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो देखा गया कि संविधान को बनाते समय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीज़ों को लिया गया। हमने ऑलरेडी देखा कि प्रियम्बल भी वहाँ से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रियम्बल के बाद, तो वो होगी फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर एक चीज़ मुझे बतानी हो कि भाई यूएस के संविधान से कौन सी चीज़ हमने ली है, तो वो होगा फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स जो है उसी से हमारा फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड है, तो वहीं से हमने ये लिया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी वेंकैया नायडू जी हैं, तो वो उपराष्ट्रपति हैं, और उस हैसियत से वो राज्यसभा के भी सभापति हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी वहीं से आया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अगर यूएस की बात की जाए तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यूएस में वाइस प्रेसिडेंट अभी हैं कमला हैरिस, और कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। इनकी माताजी तमिलनाडु से संबंध रखती हैं, तमिलनाडु में से आती हैं, और तमिलनाडु में भी जो गांव है उसका नाम है थुलसेंद्रपुरम। तो इतना आपको नहीं भी पता हो तो कमला हैरिस आपको पता होना चाहिए कि वो जो यूएस की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल की हैं। इनके पिताजी, कमला हैरिस के पिताजी आते हैं जमैका से और माताजी तमिलनाडु से। तो ये पोजीशन भी हमने ली है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि आपको कोई पोजीशन मिल रही है क्योंकि आपके पास कोई और पोजीशन है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको, क्योंकि आप इस पोजीशन पे हैं, इस वजह से मिल रही है। तो क्योंकि आप उपराष्ट्रपति हैं इसलिए आप राज्यसभा के सभापति भी होंगे। फिर देखते हैं जो
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, यानी कि जो न्यायालय की स्वतंत्रता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस के संविधान से लिया है। यूएस में जो संविधान है वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो सरकार के अलग अलग अंग हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका, फिर जुडिशरी है न्यायपालिका, और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, तो इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो अलग सेपरेट होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी ना हो। तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है यूएस में। तो इससे भी जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट रह पाती है। तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है। भारत में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में तो बहुत तालमेल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो तो लेजिस्लेचर का हिस्सा ही होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोई भी कानून जो बनता है उसका न्यायिक अवलोकन, तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस भी हमने वहीं से लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। राष्ट्रपति का जो पर महाभियोग ये भी हमने यूएस से लिया है। तो इम्पीचमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का किस तरीके से हो, ये प्रोसेस को भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो पुराने पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के, उन पर भी ये कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन ये उनका इम्पीचमेंट हो नहीं पाया फुली, लेकिन प्रोसेस उन पर शुरू किया गया था। तो ये भी हमने यूएस से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी हमने यूएस से ली है। इसके बाद हम आते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ ली है कि फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि भारत एक फेडरेशन है, यानी कि यहाँ दो गवर्नमेंट है। फेडरेशन का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ डुअल गवर्नमेंट है। आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपके पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो ये फेडरेशन का मतलब होता है कि जो पावर है उसको विभाजित किया गया है दो सरकारों में, लेकिन वो जो विभाजन है उसमें हमने सेंटर को स्ट्रांग बनाया है। जबकि अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो यूएस है। यूएस एक पूरी तरीके से फेडरेशन है, यानी कि उसमें स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हैं और उनके पास ये भी पावर है कि वो चाहें तो यूएस से अलग हो सकते हैं, यानी कि सेसीड कर सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो हमने फॉलो किया है कैनेडियन सिस्टम, जहाँ की सेंटर स्ट्रांग होता है और जो रेजिडुअरी पावर्स होते हैं, यानी कि जिन पावर्स को किसी भी लिस्ट में लिखा नहीं गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान का 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 से संबंधित है। इसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, केंद्रीय लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स जो कि हम सोच सकते हैं उसको इसमें विभाजित कर दिया गया है कि कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों बनाएंगे तो किसको प्राथमिकता देंगे? हम केंद्र के कानून को प्राथमिकता देंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको, या ऐसे विषय जिनको इन लिस्ट में नहीं रखा गया है या इनके बारे में सोचा नहीं गया, तो वो सब्जेक्ट कहाँ आएंगे? तो वो सब्जेक्ट आएंगे आपके रेजिडुअरी पावर्स उन्हें कहा जाएगा, जिनके बारे में नहीं लिखा गया है एक्सप्लिसिटली रेजिडुअरी पावर्स, वो जाएंगे सेंटर के पास। तो सेंटर के पास रेजिडुअरी पावर्स हैं। ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और जो राज्यों के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट है वो केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143। हालांकि ना सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो बाध्यता नहीं है। और ऐसा हुआ है कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। सरकार जनरली जब सलाह लेती है, क्योंकि राष्ट्रपति जब सलाह लेंगे तो बेसिकली सरकार यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही सलाह मांग रही है, राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाती है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह का जरूर सम्मान करती है, क्योंकि ऐसे पेचीदा मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की राय सरकार को मिल जाती है तो सरकार उसी के अनुरूप कार्य करना चाहेगी।
फिर आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। तो यहाँ आपको याद रखना है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स US कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा में मेंबर्स को जो मनोनीत सदस्य हैं उनका नामांकन कैसे होता है, उसके लिए ये प्रोसेस हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो इलेक्शन प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, जिसमें कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये भी हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आते हैं वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये जो संविधान है ये जर्मनी के वाइमार जो जगह है वहाँ बनाया गया था, और इसीलिए इसको वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। और इसमें से जो बात हमने ली है वो ली है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इमरजेंसी के दौरान उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये वाला प्रोविजन जो है हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आप इसको एसोसिएट आपको यही करना है कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जो इमरजेंसी के दौरान हो सकता है, इस प्रोविजन को लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। तो हमने देखे था कि 3 लिस्ट हैं, तो इसमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला प्रावधान है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ज्वाइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो कभी कभी डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है जहाँ की राज्यसभा चाहती है कि ये कानून बने, लोकसभा चाहती है कि कानून ना बने, या इसके विपरीत। तो ऐसे में अगर ऑर्डिनरी विधेयक है, सामान्य विधेयक है, तो उसमें हमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, और इसमें अगर बुलाएंगे तो हम जानते हैं कि भाई 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में और 245 संख्या है राज्यसभा की। तो ऐसे किसी भी मामले में अगर ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी और वोटिंग होगी तो लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। तो हमेशा लोकसभा के फेवर में ही होंगी चीज़ें। तो संविधान में इस तरीके की भी प्रस्तावना की गई है, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ज्वाइंट सिटिंग ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं सोवियत यूनियन के संविधान से। तो यहाँ से हमने क्या लिया, तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है जो कि ओरिजिनल संविधान में नहीं था, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो अगर आपके मौलिक अधिकार हैं तो जाहिर बात है कि कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया संविधान में, और इनको शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, और रिकमेंडेशन दी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो ये कमेटी का नाम भी हम याद रख सकते हैं। और 42वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, और ये इंस्पायर्ड थी सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 51A, यानी कि एक नया पार्ट भी जोड़ा गया, पार्ट 4A। तो पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज का। बाद में इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाएगी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 86। तो ये पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। तो नया पार्ट भी जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज अब 11 हैं टोटल। तो हमें याद रखना है कि 11 ये ओरिजिनल संविधान का पार्ट नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है। प्लस जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं, जस्टिस, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, प्रीएम्बल में है ये। फिर आते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ जो रिपब्लिक और उसके आइडियल्स जो थे, जो वहाँ की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इन तीनों चीज़ों को भी प्रीएम्बल में लिया गया है। तो ये भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और एक अमेरिकी सिद्धांत है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है कि यानी कि सही तरीके से, सही प्रक्रिया से अगर कानून का निर्माण होता है
तो वो हमारे संविधान में है, खासतौर से आर्टिकल 21 में लिखा है। लेकिन आर्टिकल 21 की जब व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखा जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि सही तरीके से कानून बना है, यानी कि जो कानून बनाया जा रहा है उस एजेंसी के पास वो पावर्स हैं कि वो उस विषय पे कानून बना सके, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कानून क्या सही है, क्या तो सही तरीका प्लस कानून भी सही है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। तो उसके लिए मतलब कि कानून क्या न्यायोचित है, जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, तो इन चीज़ों पर भी गौर किया जाएगा। तो जब हम सिर्फ तरीका नहीं देख रहे हैं लेकिन वो कानून को भी देख रहे हैं कि वो क्या कानून सही है अपने आप में, तो वो हो जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। संविधान में हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और ये है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। फिर देखते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इससे जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है वो है अमेंडमेंट का प्रोसेस। तो दुनिया में अगर संविधान हम देखेंगे तो दो प्रकार के संविधान जनरली देखे जाते हैं। एक संविधान वो है जो कि बहुत लचीले हैं, यानी कि उनमें बहुत ही आप आसान तरीके से कोई भी संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही आसान तरीके से आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे पास है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूएस का संविधान है, बहुत ही रिजिड है, यानी कि आज तक वहाँ जो संविधान संशोधन हुए हैं तो वो मुश्किल से शायद उनकी संख्या 10 के करीब है, तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, यानी कि बहुत ही मुश्किल जटिल प्रोसेस है उस वहाँ संविधान संशोधन करना। भारत ने इसमें बीच का रास्ता लिया है, तो भारत ने वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है साउथ अफ्रीका से, और उसमें भारत का संविधान की एक खास बात है कि ना तो प्रोसेस इतना जटिल है यूएस की तरीके से, ना ही इतना आसान है जितना यूके में है। तो हमने एक मध्यम मार्ग चुना है जो कि हमारे संविधान की बहुत ही खासियत है। राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे हो, तो हमने देखा कि राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रक्रिया को हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन हो वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये मैंने आपको बताया था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। इसके बाद आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें हमने मॉडर्न इंडिया की क्लासेस में भी देखा कि तीन कानून काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो, ठीक है। और इसकी सबसे खास बात अगर हमें एक शब्द में याद रखना हो तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। फिर जो दूसरा एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको बोला गया मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और इसमें अगर कोई खास बात एकदम याद रखनी है तो वो है कि डायर की प्रस्तावना की गई कि प्रोविंसेस में, यानी कि डायर की मीन्स डुअल गवर्नमेंट होगी। एक थी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज की मिनिस्टर्स होंगे जो कि पॉपुलरली इलेक्टेड होंगे, और उनको कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पे वो देखेंगे। बाकी जो ज़्यादातर सब्जेक्ट थे वो जो गवर्नर होंगे स्टेट्स के, वो अपनी काउंसिल के द्वारा उसको एडमिनिस्टर करेंगे। तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है वो है 1935 का, और ये कुछ साइमन कमीशन के सुझावों पे भी आधारित था। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें भी जो डिस्कशन हुआ उस पे भी आधारित था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो इसमें से हमें अगर एसोसिएट करना है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एसोसिएट करेंगे। और इसने बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो जो फेडरल स्कीम है, इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, गवर्नर का ऑफिस,
गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है या सेंटर उसको अपॉइंट करेगी, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लेकिन गवर्नर का जो ऑफिस है वो फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। तो अगर एक सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है भारतीय संविधान पे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारा आंसर निसंदेह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड वहाँ से है, उसके बाद फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि आएंगे। तो अब हमने देखा कि सारे जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ कहाँ से प्रभावित है। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो आर्टिकल 1 है वो भारत को बताता है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पहले ही आर्टिकल में भारत के दो नामों का जिक्र है, इंडिया एंड भारत, दोनों ही नाम हमारे संविधान में कहे गए हैं। तो दोनों ही ऑफिशियल नेम्स हैं और भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो भारत एक फेडरेशन नहीं है जहाँ की स्टेट्स के पास ये स्वतंत्रता है कि वो अलग हो सकते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है और यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। यानी कि स्टेट्स को तो चाहे तो भारत सरकार ख़त्म कर सकती है या मतलब दो स्टेट्स का विलय करके एक नया स्टेट बना सकती है या स्टेट को यूटी बना सकती है, जैसा कि अभी हमने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा। लेकिन स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बोले कि भाई हम भारत यूनियन से अलग होना चाहते हैं, तो वो अधिकार नहीं है। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम एक अलग तरीके की फेडरेशन है, हम यूएस की तरह ट्रू फेडरेशन नहीं है जहाँ की स्टेट्स के पास ये अधिकार है कि वो यूनियन से अलग भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि नए स्टेट्स का गठन कर सके, उनका एरिया को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, घटा सके, बाउंड्रीज को में परिवर्तन कर सकती है और जो नाम है स्टेट्स के उनको भी बदला जा सकता है। जैसे कि उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया। अभी वेस्ट बंगाल भी चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल के सिर्फ बंगाल कर दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी की जा सकती हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ये 5 तरीके बताता है सिटीजनशिप एक्वायर करने के। यानी कि जन्म से हो सकता है, बाय डिसेंट यानी कि आपके पेरेंट्स अगर सिटीजन्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन्स हैं तो बाय डिसेंट भी आप को नागरिकता मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन, अभी आप बहुत सालों से रह रहे हैं भारत में, तो भी नेचुरलाइजेशन के नियम के अनुसार भी आप अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि कोई अगर टेरिटरी है जिसको भारत सरकार भारत में मिला लेती है तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं। पार्ट 3 पे आते हैं तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि मौलिक अधिकार ज़्यादातर चीज़ों में ये अधिकार हमें स्टेट के खिलाफ मिले हुए हैं कि मतलब जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका स्टेट हनन ना करे, और अगर करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं उन अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए, लागू करवाने के लिए। लेकिन मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उनमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगती है। और हमने पहले ही देखा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है फंडामेंटल राइट्स। और राइट टू इक्वालिटी की बात की जाए तो ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का ना हो, कोई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, और आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर आपको बराबर अधिकार, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये कहा गया है आर्टिकल 16 में। और फिर आर्टिकल 17 में बात की गई है अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध है और इसको एबोलिश किया गया है। और ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि ना केवल स्टेट के खिलाफ बल्कि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये मामले को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। और
जो आर्टिकल 18 है वो बात करता है, टाइटल्स के बारे में बात करता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो शेड्यूल्स हैं संविधान में, तो शेड्यूल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे और फिर 12 हुए। तो मैंने शायद बाय मिस्टेक उसको अनुच्छेद कहा, तो अनुच्छेद बेसिकली आर्टिकल्स का हिंदी ट्रांसलेशन है। इनको बोलते हैं अनुसूची, तो ये है अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं जनरली टर्म्स इंग्लिश में ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी को आप सही मान के चलिएगा। जहाँ आपको ज़रूरत हो वो आप थोड़ा हिंदी टर्म्स भी देख लीजिएगा, राइट। तो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी में यही है 14 से 18 जो मैंने आपको बताए। और फिर अच्छा, टाइटल्स में ये ध्यान रखना है कि जो टाइटल्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया है आर्टिकल 18 में, लेकिन एकेडमिक और मिलिट्री रैंक्स को इसके बाहर रखा गया है। तो अगर आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है तो वो उसको टाइटल नहीं, वैसा टाइटल नहीं माना जाएगा जिसको सरकार ने एबोलिश कर दिया है। और इसी तरीके से आप कर्नल हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर हैं, तो ये जो मिलिट्री टाइटल्स हैं इनको भी इससे बाहर रखा गया है। और जो पद्मा अवार्ड्स भी मिलते हैं, पद्मा अवार्ड्स को भी इन श्रेणी से बाहर रखा गया। भारत रत्न मिलता है जो, तो जो सरकार आपको अवार्ड्स वगैरह दे रही है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर है राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 तक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, तो आर्टिकल 19 में कई तरीके की फ्रीडम्स की बात की गई है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 19 के अंतर्गत हमें क्या याद रखना है। तो आर्टिकल 19 1A BCDEF, तो इस तरीके से आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखने की बात है कि पहला जो आर्टिकल, जो फ्रीडम है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हर व्यक्ति को अपने जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके बाद फ्रीडम टू असेंबल, यानी कि आप कहीं शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वो भी आपको स्वतंत्रता है। फिर सभी पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मतलब अगर जरूरी है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर उस समय कर्फ्यू लगा हुआ है तो शायद ये आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं तो 10 लोगों की भीड़ हम जमा करेंगे या 10 लोग साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर सरकार लगा सकती है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फिर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव, इस तरीके का, तो आप एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं। फिर मूवमेंट, यानी कि घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता है आपको। और रिजाइड एंड सेटल, यानी कि आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, वहीं परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो हैं। और अंत में है कि आपके पास ऑक्यूपेशन, यानी कि जो भी प्रोफेशन आपका है उसको भी चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, साम्रो, ठीक है, साम्रो। आर्टिकल 19 जो आपको दे रहा है फ्रीडम्स, वो साम्रो है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, एसोसिएशन और मूवमेंट, रेजिडेंस एंड ऑक्यूपेशन। तो ये आपको अधिकार आर्टिकल 19 से मिल रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये आर्टिकल 19 दे रहे हैं, और राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 तक है आर्टिकल। तो देखिए 20 में क्या है। तो आर्टिकल 20 आपको कुछ प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट कन्विक्शन, कि अगर आप पे कोई मुकदमा चल रहा है तो उस पे या कोई मतलब आप पे कोई केस फाइल किया जाता है तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है संविधान के द्वारा। तो उसमें आता है कि जैसे आपको बाध्य नहीं किया जा सकता सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए, यानी कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही विरुद्ध एविडेंस दीजिए, ठीक है, तो वो बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर पुलिस चाहे तो आपका
ब्लड सैंपल और इस तरीके की चीज़ें ज़रूर ले सकती है, फिंगरप्रिंट्स ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन आपको ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि अपने खिलाफ ही गवाही दे दो। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दी गई है। डबल जेपर्डी के खिलाफ भी प्रोटेक्शन है। डबल जेपर्डी का मतलब होता है यानी कि आपको एक ही जुर्म के लिए दो बार सज़ा नहीं मिल सकती है। तो एक जुर्म के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, तो ये नहीं कि आपको 2 बार सज़ा मिल जाए। और तीसरी चीज़ है कि आपको कोई भी जुर्म का मुकदमा आप पे तभी चल सकता है जबकि आपने जब वो कृत्य किया है तब वो एक जुर्म था। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपने कुछ काम किया जो कि आगे की डेट पे चलकर जिसको सरकार ने कानून बना के बोला कि अब तो ये एक जुर्म है, तो जब आपने किया तब तो वो एक जुर्म था नहीं, तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है, कि अपने खिलाफ आपको बाध्य नहीं किया जा सकता एविडेंस देने के लिए, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, और जो कानून बाद में बना है उसकी वजह से आपको पहले के किए गए काम के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जीवन का अधिकार जिसे कहा जाता है, और इसकी काफ़ी व्यापक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 का जो कार्य क्षेत्र है उसको काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से व्याख्या की है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने। और राइट टू लाइफ को माना जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसमें आर्टिकल 14 आते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स हैं, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक आर्टिकल और जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा, वो है आर्टिकल 21A। और 21A जो है ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002। और इसके द्वारा 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को का प्रावधान रखा गया कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज का ये आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर आते हैं आर्टिकल 22 पे। तो आर्टिकल 22 फिर से कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपको अरेस्ट या बंदी बनाया जाता है तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। पहली बात कि आपको जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, किन कारणों से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, यानी कि आपको अपनी पसंद का लॉयर रखने की छूट होगी। तो इस तरीके से भी ये प्रोटेक्शन दी गई है। तो बेसिकली अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है आर्टिकल 22। तो हमने देखा 19, 20, 21 और 22 और 21A भी। अब आइए वापस इस पे आते हैं। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में है और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। फिर जो अगला फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिए गए हैं, ये 23 और 24 में है। 23 बेसिकली जो ट्रैफिकिंग के खिलाफ और बेगार वगैरह की जो समस्या है, यानी कि बॉन्डेड लेबर, के खिलाफ ये अधिकार देता है कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल संविधान अलाउ नहीं करता है। और 24 जो है वो खास तौर से चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चों से काम करवाया जाता है उसके खिलाफ ये है और उसने एबोलिश किया हुआ है। और ख़ास तौर से हैजर्डस इंडस्ट्रीज़ में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है आप, और 14 साल से कम बच्चों को बिल्कुल आप किसी भी तरीके के व्यवसाय में नहीं लगा सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन अभी रिसेंटली दिया गया है कि वो अगर घर का ही कोई व्यवसाय है
और बच्चे की शिक्षा उसी किसी तरीके से प्रभावित नहीं हो रही, तो वहाँ उनको जरूर काम करने की अनुमति होगी। तो ये हमको याद रखना है। फिर देखते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 तक है। तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को मान सकता है। ये भी मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानने की भी स्वतंत्रता है कि अगर वो एथीस्ट है तो ये भी अलाउड है। फिर जो रिलीजन है वो अपने धार्मिक संप्रदायों को भी ये राइट दिया गया है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर पाएँ अपने आप। तो इन सारी चीज़ों पे के लिए फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। 25 से 28 के अंदर सारे प्रावधान हैं। फिर माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली 29 और 30 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। इसके अनुसार लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दो तरीके की माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे, और इनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की भी आज़ादी है और उसमें कई सारे चीज़ों का इनको फ़ायदा है, यानी कि इन पे जो रिजर्वेशन वगैरह भी है वो लागू नहीं होता है। तो काफ़ी मतलब इनके फेवर में प्रावधान दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, जिससे कि वो अपने कल्चर ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकें और उसके लिए संविधान उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29-30 को डायरेक्टली एसोसिएट करना है माइनॉरिटी राइट्स से। फिर आते हैं, और उसमें भी खासतौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले राइट्स यहाँ हैं आर्टिकल 30 में। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, और जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, अगर मुझे एक फंडामेंटल राइट बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि ये राइट है जो कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है, रियल बनाता है। और इस फंडामेंटल राइट के द्वारा ही वो 5 रिट्स हैं, यानी कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्शियरी। और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, यहाँ भी एक और चीज़ खास ध्यान में रखने वाली है कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, इसको कहा जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स इशू कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो आपको फंडामेंटल राइट के लिए भी और लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं। तो उनका दायरा ज़्यादा व्यापक है हाई कोर्ट्स का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर रिट्स की बात की जाए तो ज़्यादा व्यापक जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वाले विषयों पे रिट्स जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए आर्टिकल 226 और लीगल राइट्स पे भी इशू कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट से संबंधित ना भी हो तब भी वो रिट इशू कर सकता है। अब आते हैं चौथे पार्ट पे, वो है डीपीएसपी। तो पार्ट 3 आपको याद रखना है कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 डीपीएसपी है, पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। 36 से 51 आर्टिकल्स इसमें हैं, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऐसी चीज़ें बताई गई हैं संविधान में कि जिनको सरकार को ध्यान में रखना है अपने पॉलिसीज़ बनाते समय, अपने कानून बनाते समय, लेकिन इनको जस्टिसेबल नहीं बनाया गया है। तो जहाँ की मौलिक अधिकार है, वायलेशन होता है, आप फटाफट कोर्ट चले जाते हैं, आप उसको लागू करवाते हैं, कोर्ट आपको हेल्प करेगा। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनको जस्टिसेबल नहीं बनाया गया है। यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि सरकार ने इस नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया है। जैसे कि आर्टिकल 44 जो है समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी भी कहते हैं। तो जिससे कि सारे धर्मों के लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं उनको एक जैसा बनाया जाए। तो ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर पाई है अभी तक।
तो इसको लेके काफ़ी विवाद भी है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप बोलें कि हम न्यायालय में चले जाएंगे और न्यायालय इसको लागू करवाएगा, तो ये गलत है। तो संविधान ने खुद ही कहा है कि ये सरकार की गाइडेंस के लिए है, लेकिन इसको हम जस्टिसेबल नहीं बना रहे। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है और मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्वों का। बाकी ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो ये हमने पहले ही देखा था। और कुछ इम्पोर्टेंट डीपीएसपी देख सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत से संबंधित, और गांधी जी भी काफ़ी ज़्यादा विलेज पंचायत को लेकर वो थे, उनका काफ़ी झुकाव था कि जो गांव हैं वो ही मतलब यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट के रूप में उभरने चाहिए। तो आर्टिकल 40 में इस बारे में बात की गई है। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से संबंधित है, और ये 6 साल के से कम बच्चों के लिए, क्योंकि 6 से 14 साल जो है वो ऑलरेडी एक फंडामेंटल राइट बन गया है, तो यहाँ इसलिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये है। और आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको सेपरेट करता है कार्यपालिका से, तो आर्टिकल 50। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो दिया था एक फ्रांस के महान चिंतक हुए हैं मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू, तो कभी भी अगर सेपरेशन ऑफ पावर से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो आपको देखना है कि मॉन्टेस्क्यू। और सबसे सही मायने में अगर सेपरेशन ऑफ पावर कहीं है बहुत ही रिजिड, तो वो है यूएस के संविधान में। आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन की। और फिर हम आते हैं 4A में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऑलरेडी देखा, 51A में है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है इसको, और स्वरण सिंह जी की कमेटी जो थी उनकी अध्यक्षता में उसने इसको लिया गया। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, और शुरुआत में ये 10 को जोड़ा गया था, ओरिजिनल में तो 0 थे, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ था ही नहीं। फिर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 10 को जोड़ा गया, फिर 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक और को जोड़ा गया। अब जो वर्तमान में संख्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वो है 11, 10 + 1। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी किस तरीके के मौलिक कर्तव्य हैं कि आप संविधान का आदर करिए, संविधान के जो आइडियल्स हैं उनका आदर करिए, जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनका आदर करिए, आपस में भाईचारा बढ़ना चाहिए, अपना साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों को बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। हाँ, ये भी जस्टिसेबल नहीं है, यानी इनको लेकर भी आप न्यायालय के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते हैं कि फलाना व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो अगर कोई और कानून बना है उससे संबंधित, तब उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करने पर आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसके लिए आप सीधे न्यायालय के पास जाएंगे। आर्टिकल 32 से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाई कोर्ट का दायरा ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, लीगल राइट्स के लिए भी। फिर देखते हैं अपना पार्ट 5, जिसमें कि अब यूनियन के बारे में बात होगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, जैसे कि आपको पता है कि इनको फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है, यानी कि प्रथम नागरिक हैं भारत के, और कमांडर इन चीफ भी हैं आर्म फोर्सेस के, यानी कि सेना के कमांडर भी हैं, ये मेन चीफ कमांडर। और सारे जो फंक्शंस होते हैं, क्योंकि भारत में क्या है कि जो संसदीय कार्यप्रणाली है वो, तो उसमें जो राष्ट्रपति की भूमिका है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और नॉमिनल हेड है, यानी कि जो असली पावर है, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, ना कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पर सारे कार्य होंगे, लेकिन वो कार्य किए जाएंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद, तो उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति को सारे कार्य करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो
मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही सारे काम किए जाते हैं। और क्वालिफिकेशन देखें राष्ट्रपति जी की, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और ये वैसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि लोकसभा में चुने जाने के लिए सारी अनिवार्यताएं पूरी करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस लोकसभा में चुने जाने की वो सेटिस्फाई करते हैं, और इनके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद इनके पास नहीं होना चाहिए। कई सारे पदों को कानून के द्वारा संसद ने लाभ के पद से अलग रखा है, तो वैसे पदों पर ये हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई पद लाभ का पद है, लाभ का पद यानी कि जिससे आप कोई सैलरी ले रहे हैं, जिससे आपको और किसी तरीके का फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उसको लाभ का पद माना गया है। लेकिन कई सारे पदों को एग्जेम्प्ट किया गया है, तो अगर जो एग्जेम्प्टेड पद पे हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है राष्ट्रपति जी का, यानी कि लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। तो अगर आता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो आप हमेशा कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसका एक, जिसमें कि सारे इलेक्टेड एमएलएज आएंगे, सारे इलेक्टेड एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के। राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए कि जो 245 मेंबर हैं उसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड भी हैं। तो इन 12 मेंबर को छोड़ के जो 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो ये 233 आएंगे। लोकसभा में 543 सारे इलेक्टेड ही हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। और जितने भी एमएलएज हैं सारी राज्यों की विधानसभाओं में, और 3 यूटीज में भी विधानसभा है, जो कि पुडुचेरी में है, दिल्ली में है, और अब जम्मू एंड कश्मीर में भी है। तो इन सारे जगहों के जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे। और जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इलेक्शन प्रक्रिया होती है। इसका आप हिंदी देख लीजिएगा, मुझे अभी एकदम ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन एकल संक्रमण प्रक्रिया इसको कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ट्रांसफरेबल वोट। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद जो रिमूवल है, तो राष्ट्रपति का को अगर हटाना है तो प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो महाभियोग जो है ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? यूएस से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रोसेस है ये क्वासी जुडिशियल है, यानी कि पूरा जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें मिक्स हैं, तो क्वासी जुडिशियल है। और स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होता है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में आ जाता है टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए उस हाउस के, प्लस जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है इनकी मेजोरिटी भी होनी चाहिए। तो टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी, उससे ये पास होगा अलग अलग दोनों हाउस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और जो ग्राउंड है, किस बेसिस पे राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ग्राउंड है उनको हटाए जाने का वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्पेसिफिक टर्म हमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर होता है तो फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर वीटो पावर भी होते हैं राष्ट्रपति के पास। तो 3 तरीके के वीटो पावर भारतीय राष्ट्रपति के पास हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो किसी बिल को मना कर दें, उसको अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। तो जनरली हमको पता है कि राष्ट्रपति ऐसा कैसे करेंगे, वो सारे निर्णय अपने लेते हैं जो मंत्रिपरिषद उनको सलाह दे रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो विदहोल्ड कर सकते हैं उसी बेसिस पे। तो अगर वो मना कर देते हैं किसी बिल को तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव का मतलब है कि राष्ट्रपति ने कहा कि आप इस पे पुनर्विचार करिए, संसद को कह रहे हैं कि भाई इसको रिकंसिडरेशन के लिए आप लोग देखिए, तो पुनर्विचार। अब इसको दोबारा से संसद पास कर देती है, हो सकता है किसी संशोधन के साथ, हो सकता है बिना किसी संशोधन के साथ, वैसे ही जैसा ओरिजिनली उनके पास भेजा गया था। तब प्रेसिडेंट को हाँ
या एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि उनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो ये है सस्पेंसिव, यानी कि थोड़े समय के लिए आप रोक सकते हैं, अल्टीमेटली आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी। पॉकेट वीटो का मतलब है कि आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं, ना आप मना कर रहे हैं, ना आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, आपने सिर्फ उसको बिल को लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। तो आपने अपनी पॉकेट में रख लिया है और ये पॉकेट में ही रहेगा। तो ऐसा ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम पे एक बार हुआ है, जबकि उन्होंने एक पोस्टल बिल को ऐसे ही अपने पॉकेट में डाल लिया, और कई बार केंद्र सरकार ने कहा कि भाई या तो आप उसको मना कर दीजिए या फिर आप उसको वापस भेज दीजिए पार्लियामेंट को, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने पॉकेट में ही डाले रखा। बाद में ये उस लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और वो बिल अपने आप लैप्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीन टाइप के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान की शक्तियां भी होती हैं, जो कि आर्टिकल 72 में निहित हैं। गवर्नर के पास भी होती हैं। राष्ट्रपति के पास केंद्रीय कानूनों को लेकर, मिलिट्री का कोई ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट है उसको लेकर, और समस्त शक्तियां उनके पास है माफ़ करने की, चाहे कैसा भी अपराध हो। तो ये ध्यान में रखना है, गवर्नर के पास जो अपराध राज्य सरकार के बनाए हुए कानून के अंतर्गत हुए हैं उनको क्षमा करने का गवर्नर के पास अधिकार रहता है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 साल का ही कार्यकाल राष्ट्रपति का भी होता है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है राष्ट्रपति जैसा ही है, सिर्फ अंतर यह है कि एमएलएज का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी कि सिर्फ एमपीज वोट करते हैं, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना कि एमएलएज। और हमने पहले ही देखा कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, ये भी हमने यूएस के संविधान से लिया है ये। और जो मुख्य भूमिका है उपराष्ट्रपति जी की, तो वो ये है कि अगर राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो इस्तीफा दे देते हैं, या फिर और किसी कारण से वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं, तो ऐसे मामलों में अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। और क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो भारतीय नागरिक, 35 साल की उम्र कम से कम, और राज्यसभा के मेंबर के रूप में चुने जाने की योग्यता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और कोई भी लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं उनकी हैं। काफ़ी हद तक सिर्फ राज्यसभा की जगह लोकसभा रिप्लेस कर देते हैं, तो वो सारी योग्यताएं हो जाती हैं प्रेसिडेंट के पद पे। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा और राष्ट्रपति के केस में राज्यसभा, उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा। फिर आते हैं मंत्री परिषद पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 जो है वो ये बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप पे, और वो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं लगता है कि किसी मामले पे मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करना चाहिए, और ऐसे मामले को वो पुनर्विचार के लिए दे सकते हैं। और जब पुनर्विचार करके उनको दोबारा से मंत्रिपरिषद एक एडवाइस देगी, तो वैसी एडवाइस को फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं कि जनरली वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे, सिवाय उन केसेस पे जहाँ की उनको लगता है कि मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। पुनर्विचार करने के बाद जो सलाह मिलेगी उसको तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास बहुत ही सीमित दायरा है कार्य करने का। और एक व्यक्ति जो कि मिनिस्टर बनता है उसे, या मंत्री बनता है, तो उसे हर हाल में या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर इनमें से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो अपना मंत्री पद से पदमुक्त हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल 75 जो है संविधान का, इसमें बात की गई है
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की मंत्रिपरिषद को लेकर, यानी कि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेते हैं वो सामूहिक निर्णय है। उसमें ये नहीं हो सकता कि अगर एक मंत्री ने निर्णय लिया है और कि वो अगर कोई बिल लाता है एक मंत्री और वो बिल किसी कारणवश पास नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर ये नहीं है कि वो सिर्फ एक मंत्री की हार है, वो सारे मंत्रिपरिषद की हार है और पूरे मंत्रिपरिषद को ऐसे केस में रिज़ाइन करना पड़ता है। तो सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मंत्रिपरिषद एक साथ ही तैरती है या डूबती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है और जो बेसिस है उसका ये है कि वो लीडर ऑफ द पार्टी हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत है। और फिर देखते हैं पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। पार्लियामेंट का एक हिस्सा है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट खुद। तो 3 हिस्से हैं, लेकिन अगर हम पूछेंगे पार्लियामेंट के कितने चैम्बर हैं तो 2 चैम्बर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हिस्से अगर देखे जाए तो पार्लियामेंट के ये 3 ये जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट समग्र रूप से पार्लियामेंट के हिस्से हैं। और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो पहली सीटिंग इसकी 1952 में हुई और जो सदस्यों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो 250 है जो संविधान में लिखी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून के द्वारा इसको 245 पे रखा है। तो अभी जो संख्या है वर्तमान में टोटल मैक्सिमम संख्या वो है 245 की और इसमें 233 इलेक्ट होके आते हैं स्टेट्स और यूटी से और 12 हैं नॉमिनेटेड। और नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनका नॉमिनेशन 4 फील्ड से होता है, ALSS। तो आलस आप याद रखिए कि आलस है, तो इलेक्शन में जरूर मेहनत लगेगी, नॉमिनेशन थोड़ा आसान काम हो जाता, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आलस। तो ALSS क्या है? आर्ट्स की फील्ड से हो, L मतलब लिटरेचर की फील्ड से हो, S मतलब साइंस की फील्ड से हो और S जो दूसरा है सोशल सर्विस। तो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। एक्सेप्शनल जो लोग हैं इन फील्ड्स में उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, तो इससे एक्सपर्टीज लाई जाती है राज्यसभा में। और परमानेंट हाउस है, इसमें मेंबरशिप का टेन्योर 6 साल का है, लोकसभा में 5 साल का होता है, ठीक है। और परमानेंट हाउस है यानी कि ये डिसोल्यूशन नहीं होता, तो ये लगातार चलता रहता है। और 1/3 मेंबर जो हैं वो हर दूसरे साल पे रिटायर हो जाते हैं और इसके पास कम पावर है लोकसभा की तुलना में, खास तौर से मनी बिल पर। तो मनी बिल जो हैं जो कि आर्टिकल 110 में डेफिनेशन है मनी बिल की, तो मनी बिल पे राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर है, बहुत ही सीमित पावर है। यहाँ की सिर्फ राज्यसभा सलाह दे सकती है और लोकसभा तो वो सलाह को भी ठुकरा सकती है और अगर सलाह नहीं मानती है तो उसी रूप में पास माना जाएगा वो मनी बिल जिस रूप में लोकसभा ने पहले से पास किया हो। तो इस प्रकार से बहुत ही कम पावर है राज्यसभा के लोकसभा की तुलना में मनी बिल से संबंधित। फिर देखते हैं लोकसभा, इसकी भी सीटिंग, पहली सीटिंग होती है 1952 में और जो 2019 के बाद जो लोकसभा का गठन हुआ है तो वो 17वीं लोकसभा है। तो 17वीं लोकसभा है और लोकसभा वैसे तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन इससे बीच में भी कई बार चुनाव हो जाते हैं, मध्यावधि चुनाव बोलते हैं उसे। और जबकि कोई सरकार नहीं बन पा रही, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो मिड टर्म इलेक्शंस हो जाते हैं। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक सेशन को कहा जाता है बजट सेशन जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में, और शीतकालीन सेशन यानी कि विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर में। मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, तो यहाँ जैसे हमने राज्यसभा में देखा कि मैक्सिमम परमिसिबल 250 हैं, लेकिन 245 पे ये संख्या फिक्स की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। इसी प्रकार से 550 हैं, लेकिन जो संख्या अभी फिक्स है वो है 543। पहले इसमें 2 और भी थे यानी कि 545 संख्या थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस वाला चीज़ को अब हटा दिया गया है, तो अब ये संख्या 543 है। और इसमें जो है कि जो 20 मेंबर हैं वो यूटी से आते हैं और बाकी सारे स्टेट से आ रहे हैं। तो करंट स्ट्रेंथ जो है वो 543 की है।
डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, जैसे राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि एमएलएस चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को हर राज्य से जो संख्या होती है। लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता है। इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 326 में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, 18 साल की आयु से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने के लिए उसके पास अधिकार है। तो 18 ईयर्स, ठीक है। और ये 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। इससे पहले जो वोट देने की आयु सीमा थी वो थी 21 साल, तो 21 साल से घटा के 18 साल किया गया 1989 में। लोकसभा में चुने जाने के लिए आपको सिटीजन होना पड़ता है, नागरिक। 25 साल उम्र होती है। राज्यसभा के लिए 30 साल है, तो ये भी हमको डिफरेंस याद रखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और बाकी जो क्वालिफिकेशन हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 है, उसमें ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं। और फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर होते हैं तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। इनको कहा जाता है कि वो सदन का संचालन करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हाउस को, स्पीकर। और जब भी कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो एक टर्म आता है जिसे कहा जाता है प्रो टेम स्पीकर। तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उस लोकसभा के, नई चुनी हुई लोकसभा के, उनको जो राष्ट्रपति हैं वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में नए स्पीकर का चुनाव भी होता है और बाकी सदस्यों को शपथ भी दिलाई जाती है। और फिर जब नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है फिर वो चुनाव कर लेते हैं नए स्पीकर का, और फिर प्रोटेम स्पीकर की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य, हाँ ये सीनियर मोस्ट एज की संदर्भ में नहीं है, बल्कि उनका लोकसभा में कार्यकाल के हिसाब से उन्हें चुना जाता है कि कितना लंबा कार्यकाल उनका रहा है। तो सबसे सीनियर सदस्य जिनका सबसे लंबा कार्यकाल होगा उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो 28 जनवरी 1950 में होता है। और सर एच जे कानिया ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। 1950 से 51 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। जो अभी की संख्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वो है 34। इसमें एक चीफ जस्टिस हैं, बाकी 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और जो संख्या बढ़ाने का अधिकार दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। एक रिजोल्यूशन जब पास हो जाए दोनों हाउसेज में, लोकसभा में राज्यसभा में, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तब उनको हटाया जाता है। और ये प्रोसेस भी बहुत जटिल है और इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। और ग्राउंड क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगता है तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड है। यहाँ ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये टर्म्स हमें ध्यान रखने हैं कि इस ग्राउंड पे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को। दो लोगों पे अभी तक ये कार्रवाई हुई है, वी रामास्वामी जी 1993 और सौमित्र सेन 2011। लेकिन दोनों ही केस में ये प्रोसीडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं की गई। रामास्वामी जी के खिलाफ ये हो नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया और सौमित्र सेन जी ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, तो वो प्रोसेस को नहीं किया गया। तो ये चीज़ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट होता है 65 साल की उम्र में और कोई मिनिमम एज नहीं है जिस पे कि उनको अपॉइंट किया जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जो सैलरीज एंड अलाउंसेस वगैरह हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है, यानी कि इससे इंडिपेंडेंस बनी रहे, यानी कि पार्लियामेंट उनके सैलरीज को घटा नहीं सकती है या पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्टली चार्ज्ड एक्सपेंडिचर माना जाता है।
और सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल भी है, एपेलेट भी है, एडवाइजरी भी है। और रिट जुरिस्डिक्शन तो है ही फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। एडवाइजरी यानी कि प्रेसिडेंट उनसे सलाह ले सकते हैं, और एपेलेट यानी कि अपील, ऑन अपील। तो कोई भी केस हो जो लोअर कोर्ट से भी शुरू होगा, फिर हाई कोर्ट पहुंचेगा अपील पे, फिर हाई कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा, तो उसके बाद भी अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो इस तरीके से एपेलेट ऑथर जुरिस्डिक्शन है। और ओरिजिनल का ये मतलब है कि कुछ मामलों में सीधा केस सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है ऐसे केसेस को सुनने का या सुनवाई करने का। जैसे कि एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है, एक तरफ केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें हैं, दूसरी तरफ अन्य राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के बीच का मामला है। तो ऐसे सारे केसेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। तो जो सेंटर स्टेट या बिटवीन स्टेट डिस्प्यूट्स होंगे उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, यानी कि अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय से मतलब ये है कि आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो अपने अवमानना के खिलाफ एक्शन ले सकती है, तो कंटेम्प्ट को पनिश कर सकती है। एक तो पावर ये है उसके पास, और दूसरा पावर ये है कि उसके जो फैसले होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं, यानी कि वो दूसरे कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं कि उस आधार पे वो दूसरे न्यायालय भी अपने फैसले सुना सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड्स की तरह काम किया जाता है, इसलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। अब आइए देखते हैं अगला। तो एक पोजीशन आती है सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी सीएजी हैं, और जीसी मुर्मू जी और वी नरहरि राव जी पहले सीएजी थे। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये नाम मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। जीसी मुर्मू जी अभी वर्तमान में सीएजी हैं, और आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये सारा ऑडिट और करते हैं रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स का केंद्र और राज्य सरकारों के लिए। और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को अगर केंद्र सरकार से संबंधित है, और राज्य सरकार से संबंधित है तो उस राज्य सरकार के गवर्नर को। और जो इनको हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही है या उसी प्रकार है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है सीएजी के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर एक पोजीशन आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर माना जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 76 में इस पोजीशन के बारे में बताया गया है। और जो क्वालिफिकेशन है, तो इनके क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अनिवार्यताओं को पूरा करते हो। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, वो सारी योग्यताएं पूरी करता है, तो फिर इनको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। और ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग के राइट नहीं है, तो क्योंकि ये मेंबर तो है नहीं, लेकिन हाँ उस प्रोसीडिंग्स में वाद विवाद में हिस्सा ले सकते हैं, डिबेट और डिस्कशन में। और पहले जो एजीआई थे भारत के वो हैं एमसी सेतलवाड, इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम एमसी सेतलवाड। और के वेणुगोपाल जी वर्तमान में एजीआई हैं और 15वें एजीआई हैं। इसके बाद देखते हैं गवर्नर की पोजीशन को। तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, जैसे कि राष्ट्रपति भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उसी प्रकार गवर्नर राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, नो फिक्स टेन्योर। तो ये बेसिकली प्लेजर टेन्योर पे होते हैं। तो ये जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं इनसे तब तक वो पोजीशन पे रहते हैं। तो यहाँ प्रेसिडेंट की खुशी का तात्पर्य है कि जब तक केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनके अनुसार ही प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो जब तक केंद्र सरकार गवर्नर से खुश है तब तक वो अपनी पोजीशन पे रह सकते हैं। आर्टिकल 161 है, उसमें गवर्नर को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, जो कि हमने देखा आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास भी वैसी शक्तियां हैं। लेकिन ये जो राज्य सरकार के कानून के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसी में इनके पास ये शक्तियां
मिली है। और आर्टिकल 163 बात करता है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स की, गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है और ये एक्सप्लिसिटली कहा गया है ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को 99% मामलों में जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन गवर्नर के मामले में ऐसा है कि मतलब 90% मामलों में गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करना है। लेकिन ऐसे कुछ मामले हैं जहां गवर्नर को लगता है कि ये उसके डिस्क्रिशन का मामला है, तो वहां गवर्नर अपने आप भी फैसला कर सकता है। तो ये पावर गवर्नर को दिया गया है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। आर्टिकल 171 में ये बताया गया है कि जहाँ विधान परिषद है जिन राज्यों में, और सिर्फ केवल 6 राज्य हैं जहाँ की विधान परिषद है, और ये 6 राज्य आप याद रख सकते हैं मैडबुक, ठीक है। एप्पल की मैकबुक आती है, आप मैडबुक याद रखिए। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी और कर्नाटक, तो ये 6 राज्य हैं जहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। तो उन राज्यों में गवर्नर के पास ये अधिकार है कि कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करे, जैसे कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। इसी प्रकार गवर्नर भी नॉमिनेट कर सकते हैं 1/6 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ इनके पास जो क्राइटेरिया होगा वो आलसी हो जाएगा, जैसे आलस हमने देखा था, ये आलसी हो गया। आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव्स, तो इनसे संबंधित, इन एरिया से संबंधित लोगों को गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है विधान परिषद के लिए। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 213, तो इसी का समानांतर आर्टिकल है आर्टिकल 123, और ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और 213 है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो अध्यादेश जारी करने का जो पावर है, तो वो 213 के अंतर्गत गवर्नर के पास है, जबकि विधानसभा शायद सेशन में नहीं है, कोई फटाफट कोई कानून लेके आना है, जैसे कि कोविड-19 महामारी, ऐसे समय में जब विधानसभा सेशन में नहीं है या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऐसे इमरजेंसी के मामलों में अध्यादेश का सहारा लिया जाता है और कानून बनाया जाता है। तो 213 में गवर्नर के द्वारा और 123 में राष्ट्रपति के द्वारा। क्वालिफिकेशन गवर्नर की यह है कि उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और वो ना तो कोई एमपी होने चाहिए, ना एमएलए होने चाहिए, ना एमएलसी होने चाहिए, तो किसी भी प्रकार से किसी सदन का मेंबर उनको नहीं होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी उनके पास नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद आइए देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो सलाह देगी गवर्नर को, और गवर्नर उसी के अनुरूप काम करेंगे जहाँ तक उन्हें लगता है कि उन्हें अपने डिस्क्रिशन में काम नहीं करना है। तो ये एक अंतर है राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद का रिलेशन है सेंटर में, उससे। फिर आर्टिकल 165 बात करता है एक एडवोकेट जनरल की पोजीशन की, ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उससे समानांतर पोजीशन है। फिर आर्टिकल 169 में बात की गई है कि आप विधान परिषद का बनाना या उसका हटाना, ये दोनों काम कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद भी है, और ये 6 राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो करीब 500 से 60 या 60 से 500 तक वेरी करती है। और जो सबसे बड़ी विधानसभा है भारत में वो है उत्तर प्रदेश, 403 मेंबर है वहाँ। और सबसे छोटी अगर बात करेंगे विधानसभा तो पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये देखना है हमें कि मतलब क्या पूछा गया है, क्या सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है, या सबसे छोटी विधानसभा, सिर्फ सबसे छोटी विधानसभा पूछ रहे हैं तो पुडुचेरी सही आंसर होगा। 30 मेंबर हैं वहाँ की विधानसभा में। लेकिन सबसे छोटा अगर राज्य पूछा है वहाँ की विधानसभा, तो 32 मेंबर हैं सिक्किम की विधानसभा में।
गोवा में हम देखेंगे कि 40 मेंबर है और दिल्ली में 70 मेंबर है। इसी प्रकार 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, तो दिल्ली है, पुडुचेरी है और अब जम्मू कश्मीर भी है। फिर जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की किसी राज्य में, वो 1/3 हो सकती है वहाँ के जो विधानसभा है उसकी स्ट्रेंथ की। और मिनिमम संख्या जो होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की कि कम से कम 40 मेंबर तो होने ही चाहिए, तो कम से कम 40 होने चाहिए इस प्रकार से, और 1/3 होती है। तो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि कम से कम 120 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए विधानसभा की, तभी वहाँ विधान परिषद संभव है, नहीं तो विधान परिषद वहाँ नहीं बनाई जा सकती। तो यानी कि बहुत छोटे राज्यों के लिए विधान परिषद को संविधान ने अलाउ नहीं किया है। कुछ थोड़ा बड़े राज्यों में ही ये विधान परिषद की संकल्पना की गई है। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स पे। तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में वर्तमान में, और जो अभी सबसे नया हाई कोर्ट बना था वो था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, 2019 से फंक्शनल है। और ये बनने का रीज़न ये था कि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2 नए राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो हैदराबाद हाई कोर्ट था वो तेलंगाना के पास चला गया और आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाई कोर्ट बनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट माना जाता है, 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके बाद बॉम्बे और मद्रास में भी हाई कोर्ट इसी साल स्थापित हुए, लेकिन कलकत्ता सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ। तो ये तीनों हम जानते हैं कि ये प्रेसिडेंसी टाउन्स भी हैं ब्रिटिश काल के। इसके बाद पंचायत पे आते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक स्टेटस दिया गया। 3 टियर सिस्टम की बात की गई है लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, कि यहाँ ग्राम पंचायत होंगे विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये सारे स्टेट्स में है, सिर्फ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर। और यहाँ जो 3 टियर है ये उन सारे स्टेट्स में है जहाँ की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है। ठीक है, वहाँ मिडिल टियर की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पंचायत समिति की आवश्यकता नहीं है। और सारे यूटीज़ में भी है, सिर्फ दिल्ली में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। 5 साल का टेन्योर होता है पंचायती राज संस्थाओं का। और बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है पंचायती राज के पिता के रूप में, फादर ऑफ पंचायती राज, बलवंत राय मेहता जी। म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत से सिमिलर हैं, सिर्फ ये अर्बन बॉडीज़ के बारे में है। तो इनको लाया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और ये अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। यहाँ भी 3 टियर है, नगर पंचायत होते हैं छोटे टाउन्स के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल उससे बड़े जगहों के लिए, और जो बड़े शहर हैं वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस बेसिस पे कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या है उस शहरी इलाके की। फिर देखते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोबारा। और अभी जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन था वो था 15वां फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह जी। और ये क्वासाई जुडिशियल बॉडी है और इसमें चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 5 मेंबर बॉडी है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है हर 5वें साल पे, या उससे पहले भी नियुक्त कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम जो फाइनेंस कमीशन का है कि ये रिकमेंडेशंस या सलाह देते हैं कि किस प्रकार जो टैक्स रेवेन्यू है भारत सरकार का, उसका विभाजन हो केंद्र और राज्यों के बीच में, और राज्यों के बीच में भी कैसा विभाजन हो, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में प्लस स्टेट्स के बीच में भी कैसे विभाजन हो, इसको इस पे सलाह देता है फाइनेंस कमीशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो लेटेस्ट 15th फाइनेंस कमीशन है इसका कार्यकाल 2021 से 26 रहा। इसने 2021 के लिए भी अलग से रिकमेंडेशन को दिया।
और ये इस अलग से इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये कोविड-19 का टाइम था इसमें, इसलिए इसको अलग से भी रखा गया। फिर 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर लिया गया था एन.के. सिंह जी की अध्यक्षता में। अब जो स्टेट्स का शेयर हो गया है सेंट्रल टैक्सेस में, वो 41% रखा गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको रखा था 42%। तो 1% क्यों घट गया है? जनरली ऐसा होता है कि बढ़ता है, ये घटता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए। ये सारे कार्य जो करने पड़ते हैं वो स्टेट्स को ही करने पड़ते हैं मेनली, लेकिन इसको लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। फिलहाल यहाँ 1% घटने के पीछे कारण ये है कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पहले ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा थे। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट किया गया है 1% का, क्योंकि अब ये सेंटर वाले शेयर से ही यूटी ऑफ जे.एंड.के और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो इस वजह से ये 42 से घटा के 41% किया गया है। इसके बाद देखते हैं इलेक्शंस। तो इलेक्शंस 15वें पार्ट में है, 15वें भाग में है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इनके बारे में बताया गया है, इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जो कि इलेक्शंस का संचालन करेगी भारत में, और इसको मुख्यतः जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इलेक्शंस के लिए, तो 6 इलेक्शंस इनको कराने हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा के एमपीज का, राज्यसभा के एमपीज का, तो 4 हो गए, और एमएलएस का और एमएलसीज का, यानी कि विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। तो टोटल 6 इलेक्शंस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारी इलेक्शंस की स्टेट इलेक्शन कमीशन पे है। तो ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। हो सकता है कभी पूछे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायती राज के लिए इलेक्शन करवाता है? तो नहीं, पंचायती राज इलेक्शंस को करवाया जाता है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को करवाया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर आर्टिकल 326 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात की गई है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, यानी कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1989 में एज को रिड्यूस किया गया, 21 से 18 साल कर दी गई आयु सीमा। और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में। सेम डेट सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की भी है। और आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुकुमार सेन जी थे। अभी वर्तमान में राजीव कुमार जी को बनाया गया है 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमीशन है ये 3 मेंबर बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर 1, इलेक्शन कमिश्नर 2, ठीक है। और ये सारे डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाते हैं, और ये तीनों समानांतर पोजीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स और 3 मेंबर बॉडी है अभी फिलहाल। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अमेंडमेंट संशोधन के बारे में हम देखेंगे तो संशोधन का जो प्रोसेस है ये 20वें पार्ट में है। आर्टिकल 368 इससे जुड़ा हुआ है, और इसमें पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी प्रोविजन का अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा, लेकिन उससे जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तब तक आप पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार से संविधान का संशोधन कर सकती है। और ये मूल ढांचे का सिद्धांत हमें पता है कि केशवानंद भारती केस में दिया गया है 1973 में। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हम एक चीज़ को पढ़ेंगे तो वो उसका बार बार कहीं ना कहीं रेफरेंस आता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड इसको हमें ध्यान में रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, तो उनको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मनी बिल के साथ ऐसा है कि ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो सामान्य विधेयक हैं ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से संविधान संशोधन बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं।
किसी भी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर यानी कि वो गवर्नमेंट मेंबर नहीं है या मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी के मेंबर भी प्राइवेट मेंबर होंगे अगर वो मिनिस्टर नहीं है। और इक्वल पावर है दोनों हाउसेस के बीच में, यानी कि कोई ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, कि ज्वाइंट सिटिंग जो होती है ना आर्टिकल 108 के द्वारा, वो संविधान संशोधन बिल में अलाउड नहीं है। यानी कि जो लोकसभा, नहीं तो लोकसभा का जो डिसाइड करेगा वही होना पड़ेगा, क्योंकि 543 मेंबर्स हैं उनके पास, और राज्यसभा के पास सिर्फ 250 मेंबर हैं, 245 मेंबर। तो इसलिए यहाँ दोनों हाउसेस को बराबर रखा गया है और ज्वाइंट सिटिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। और 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको बहुत आसानी से, जैसे किसी स्टेट की बाउंड्री घटानी बढ़ानी है या उसका नाम बदलना है, तो ऐसी चीज़ों को बहुत आसानी से किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से, और इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ स्पेशल मेजोरिटी यानी कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी। तो मैक्सिमम प्रोविजन इसके द्वारा संशोधित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिससे फेडरल फीचर्स प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, तो वैसे प्रोविजंस पे ये भी कहा गया है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी से भी इसको पास कराना है, प्लस आधे से ज़्यादा स्टेट के लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ की विधानसभा के द्वारा भी इसको पारित किया जाना है। उन्हें ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पारित करना है, तब जाके इसको माना जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ये दोनों आते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और अमेंडमेंट प्रोसेस हमने पहले ही देखा कि ये हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आर्टिकल 368। अब कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो अमेंडमेंट एक्ट है 1951 का, इसके द्वारा 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। और ये जो नवी जो शेड्यूल है, तो इसमें ये बेसिकली क्या है कि ये एक ब्लैक बॉक्स की तरीके से काम करती है। यानी कि इसमें अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा कानून पास किया गया है, उसको अगर हम नवी अनुसूची में डाल देते हैं 9th शेड्यूल में, तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि न्यायालय उसकी अवलोकन नहीं कर सकती है, और तो वो न्यायालय की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से वो कानून अगर ऐसा है कि किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है, तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि केशवानंद भारती के बाद, केशवानंद भारती का जजमेंट जब आया 24 अप्रैल 1973 में, उसके बाद से जो भी ऐसे कानून सरकार के द्वारा इसमें डाले गए हैं या पार्लियामेंट के द्वारा 9 शेड्यूल में डाले गए हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इसका जुडिशियल रिव्यू करना है, उससे पहले के कानूनों पे वो नहीं जाएंगे। तो ये 9 शेड्यूल है और इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। फिर 7वां जो अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, इसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 26वां अमेंडमेंट जो था, इससे जो टाइटल्स हैं और स्पेशल प्रिविलेजेस थे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के, उसको हटाया गया। 36वां अमेंडमेंट जो था, उसके द्वारा सिक्किम को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। 42वां अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे परिवर्तन लाए गए। हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के अंतर्गत, और 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में भी जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। 44th अमेंडमेंट जो है 1978 का, इससे राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया, इसको अब लीगल राइट बना दिया गया है। तो ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 300A के अंतर्गत ये है।
और आर्टिकल 352 में भी चेंज लाए गए। ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। और इसमें अमेंडमेंट करके आर्म रेबेलियन शब्द को इसमें डाला गया, सैनिक विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह है आर्म रेबेलियन, जिसमें कि ये नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था तो वो टर्म बहुत क्लियर नहीं था, इस वजह से इसको बदलाव किया गया। फिर देखते हैं 73rd और 74th। तो इसके द्वारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, और इसके द्वारा 11वीं और 12वें शेड्यूल्स को भी जोड़ा गया है, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। और फिर आते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे। तो इसके द्वारा बेसिकली जो आर्टिकल 21A है इसको जोड़ा गया है, और आर्टिकल 45 और 51A में कुछ परिवर्तन किए गए इसी के अनुसार, क्योंकि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों को। और इसीलिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो उम्र हमने देखा था कि 45 में क्या किया गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी प्रावधान सरकार करेगी, ये किया गया है। तो पहले वहाँ भी आयु सीमा 6 से 14 साल की थी, बट क्योंकि वो फंडामेंटल राइट बन गया तो डीपीएसपी को मॉडिफाई कर दिया गया। इसी प्रकार से 51A में जो फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है, वो ये है कि जो पेरेंट्स और गार्जियन हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड्स या बच्चों की को ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो शिक्षा है उसका अवसर प्रदान करें ताकि वो उसका लाभ ले सके। तो ये है 86th अमेंडमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 21A से जोड़ना है इसको। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है, और इसमें एक प्रोविज़न बनाया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या, चाहे वो राज्य के मंत्रिमंडल में हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, तो उसकी संख्या 15% जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है या वहाँ की विधानसभा की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो एक लिमिटेशन लाई गई, अदरवाइज इससे पहले बहुत ही जंबो कैबिनेट्स बन रहे थे और हर व्यक्ति को मंत्री पद का प्रलोभन दे के मतलब डिफेक्शंस भी कराए जा रहे थे। तो इस वजह से ये 15% की सीमा लगाई गई है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके बाद देखते हैं 97th अमेंडमेंट 2011। तो इसके द्वारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई को भी परिवर्तन किया गया है, और इसमें आर्टिकल 43B को भी इंसर्ट किया गया डीपीएसपी में पार्ट 9B में। तो सॉरी, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से क्या किया गया है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है कोऑपरेटिव्स को। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आर्टिकल 19(1) में जो है आर्टिकल 19(1) में देखा हमने कि कई सारी फ्रीडम्स हैं। तो इसी में एक फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद था फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, एंड तीसरा जो था वो था फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। तो वहाँ कोऑपरेटिव शब्द को 2011 के अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, और इसी से संबंधित आर्टिकल 43B को भी इंसर्ट किया गया है। तो अब कोऑपरेटिव्स को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया है और फंडामेंटल राइट भी बन गया है कोऑपरेटिव फॉर्म करने का जो अधिकार है। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो है इसने इसके द्वारा एनजेक को लाए जाने का प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट अब होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वो कॉलेजियम सिस्टम की प्रणाली से होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम की प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा जजेस खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भाई भतीजावाद को लेकर भी प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को लाया गया था 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं बाधित करता है, और इसलिए इसको खारिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे सहमति बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट और
सुप्रीम कोर्ट के बीच में कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होगा जिसके द्वारा जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश रहेगी। तो ये हमको पता होना चाहिए। 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 का है, तो इसके द्वारा एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश और भारत के बीच में साइन हुआ है, उसको क्रियान्वित करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया। तो कई सारे एन्क्लेव्स बांग्लादेश के भारत की सीमा के अंदर थे और भारत के एन्क्लेव्स बांग्लादेश की सीमा के अंदर थे। तो इनका एक्सचेंज हो गया है, एक दूसरे से हमने एक्सचेंज कर लिया है और इस प्रकार जो समस्या आ रही थी उन जगहों को एडमिनिस्टर करने में, उसको अब सुलझा लिया गया है। तो उसके लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। ये इसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया है, जीएसटी को लागू किया गया है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का जो है, इससे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को। तो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जीएसटी तो आपको 100% याद रखना चाहिए। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 और 130 जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित है। 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो ये 103rd ईडब्ल्यूएस एंड 101 जीएसटी, ये दो चीज़ें हमें डेफिनेटली याद रखनी है। और 104th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा आर्टिकल 334 को एक्सटेंड किया गया कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का एससी और एसटीज़ के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, इसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है रिजर्वेशन को। तो इसको बढ़ाया गया। इसी में एक प्रावधान था कि जिसके द्वारा एंग्लो इंडियंस को भी सीट्स मिली हुई थी, कि उनके भी 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में और एक सज्जन को नॉमिनेट किया जाता था राज्यों की विधानसभाओं में। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा लिया गया है, इसीलिए अब पहले 540 लोकसभा में 545 थे, यानी कि 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस। लेकिन अब इसके बाद इसको हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ 543 रह गए हैं मेंबर्स टोटल लोकसभा में। इसी प्रकार जैसे यूपी की विधानसभा में 403 प्लस 1 404 थे, यहाँ एक एंग्लो इंडियन। अब क्योंकि यहाँ इनको हटा दिया गया है, सिर्फ 403 रह गए। और 105वां जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, इससे बेसिकली ओबीसी लिस्ट को लेकर कुछ बदलाव किया गया है कि राज्य सरकारों के पास भी पावर होना चाहिए अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट मेंटेन करने का। तो ये रिजर्वेशन से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो सारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि पहली बार भारत के प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने देखा सुकुमार सेन जी, सुकुमार सेन है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल कानिया जी, पहले स्पीकर लोकसभा के जीवी मावलंकर जी, पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पहले चेयरपर्सन लोकपाल के। और ये मतलब बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ है लोकपाल का जो प्रावधान आया है भारत में। तो पहले लोकपाल जो हैं बने हैं, वो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। तो इस प्रकार हमने पॉलिटी का एक फास्ट रिवीजन भी कर लिया है और जो जनरल नॉलेज से जुड़े हुए तथ्य हैं उनको भी देख लिया है। आशा है आपको इस क्लास से काफ़ी मदद मिली होगी। और कहीं कहीं मैंने क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया, तो वहाँ ज़रूर आप थोड़ा सा हिंदी के शब्द भी देख लीजिएगा। वैसे अंग्रेजी के शब्दों को अगर आप ध्यान में रखें तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन में भी थोड़ी सी त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास से फ़ायदा मिला होगा। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।